हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं पी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के हम लोगों ने बाल विकास और कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम, जो आपका पेपर 2 है। ठीक है, 50 नंबर का ये आता है। आज है क्लास 3rd। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आती होगी। बच्चों, डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप इंग्लिश मीडियम को या फिर हिंदी मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें बच्चों। ठीक है, चलो आज क्लास 3rd हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो जस्ट फॉर रिवीजन, क्विक नोट, शॉर्ट्स नोट्स हम डिस्कस कर देते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पेन उठाते हैं, ये लो। ठीक, कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत। तो अर्थ, विचारों, सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और सांकेतिक हो सकता है। ठीक है, लैटिन भाषा कंप्यून से आया है, कंप्यून। प्रक्रिया, प्रेषक होता है यानी सेंडर, संदेश यानी मैसेज, माध्यम यानी मीडियम, ग्राही यानी रिसीवर, और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ठीक है, परिभाषा, एंडरसन ने क्या बोला था? गत्यात्मक प्रक्रिया। न्यूमैन ने विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान। एडगर डेल ने क्या कहा था? विचार विनिमय। संप्रेषण के प्रकार हमने देखे, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक में क्या होता है? मौखिक और लिखित। मौखिक यानी बोल का, भाषा वाला। ठीक है, अशाब्दिक में आपका नॉन वर्बल, जिसमें भाषा ना होता, जिसे वाणी संप्रेषण हो गया। आवाज को धीमी तेज करने, आंखों की भाषा समझना, या मुख मुद्राएं देखना, या स्पर्श से समझना। ठीक है, संप्रेषण के क्षेत्र एवं प्रकृति हमने देखे हैं। स्वदेश यानी पर्पसफुल, ऑब्जेक्टिव उसका होता है। अनंत क्रिया, इंटरेक्टिव, विकासात्मक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है, मन उसको समायोजन के योग्य बनाता है। ठीक है, समायोजन मतलब आपका एडजस्टमेंट वगैरह। ठीक है, एडेप्टेशन। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हमने पढ़ा। ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार, मनोवृत्ति में परिवर्तन यानी आपका जो एटीट्यूड वगैरह होता है। ठीक है, मानसिक स्वर्गीय विकास, सर्वांगीण विकास, भविष्य के लिए तैयारी, सृजनात्मक शक्ति के विकास। सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जो, जैसे आप कुछ अलग सोच रहे हैं हर चीज करने के लिए, जैसे आपने कोई नई चीज बना दी, आविष्कार कर दिया, या कुछ अलग तरीके से उसको सोचना, या और भी कुछ अल्टर करिकुलर एक्टिविटीज करना, ये सारी चीजें क्रिएटिव में आती है। ठीक है, आर्ट्स वगैरह। ठीक, शैक्षणिक संप्रेषण यानी एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? ये आपका स्कूल में होता है। ठीक है, व्यक्तित्व संप्रेषण यानी एक एक करके एक एक बच्चों के साथ अध्यापक द्वारा होता है, प्रत्येक बच्चों का व्यक्तिगत होता है। इसका गुण पढ़ लिए थे हमने। बाल केंद्रित होता है, मन प्रखर, बुद्धि के लिए उपयोगी होता है, जल्दी सीख रहा। दोष होता है, खर्चीला है, प्रेरणा प्रोत्साहन का अभाव रहता है यानी कमी होती है, और दृष्टिकोण संकुचित होता है यानी नैरो हो जाता है। ठीक है, सामूहिक में कक्षा में सभी बच्चों के साथ शिक्षा होती है, तो उसमें कंपटीशन भी होता है। गुण क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास, नेतृत्व गुणों का विकास, सरल और व्यवहारिक और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, दोष क्या होता है? व्यक्तिगत रुचियों पर ध्यान नहीं मिलता, कक्षा केंद्रित नहीं होती, कक्षा केंद्रित होता है, बाल केंद्रित नहीं होता, व्यक्तिगत संपर्क कम हो जाता है। ठीक है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे। विश्वास अगर ना हो दो लोग के बीच में, तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा, यानी बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। भाषा का ज्ञान ना होना, एक इंसान को भाषा का ज्ञान ही नहीं है। माध्यम का ना होना, माध्यम ही नहीं है, माध्यम खराब हो गया, टेलीफोन खराब हो गया, रिचार्ज ही आपका खत्म हो गया। ठीक है, जियो वाला खत्म हो गया आपका। वातावरण या बारिश वगैरह हो गई, नेटवर्क चला गया, या कुछ भी। ठीक है, योग्यता की कमी, अगर योग्य ही नहीं है आप संप्रेषण के लिए, तो ये सारे आपके प्रभावित करने वाले कारक है। फिर संभावित संप्रेषण की विधियां कौन कौन सी थी? परंपरागत, आधुनिक और प्रौद्योगिक संदर्भ। ठीक है, परंपरागत में आपका लोक परंपरा आते जैसे कठपुतली, लोक कथा, नृत्य वगैरह हो गया। आधुनिक में आपका जनसंचार, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन वाला आ गया। ठीक है, प्रौद्योगिक में आपका नई तकनीक, जैसे ध्वनि, चित्र, शब्द वाला, जैसे आपका व्हाट्सएप वगैरह, मल्टीमीडिया है। ठीक है, ये आपने पढ़ा। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपकी लास्ट क्लास। ठीक है, 5 मिनट तो इसी में चला गया। आज की क्लास हो सकता है लंबी हो जाए। ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं शिक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट हो जाइए। आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नोट्स आपको दे देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला पे ज्वाइन के लिए यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो हैंड रिटन नोट्स के लिए भी आप हमको बता दीजिएगा,
हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत क्या है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि टीचर ऐसा क्या करते हैं जिससे आपकी पढ़ाई में मजा आता है, ठीक है, आपने सोचा है, और सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, और कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो उतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। दरअसल टीचर कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें शिक्षण का सिद्धांत करते हैं, ठीक है। जो तरीके का इस्तेमाल करते हैं टीचर जिससे बच्चों को और आसानी से और अच्छे से समझ में आ सके, उसी को क्या कहते हैं, उसी को शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया। आज के समय में टीचर के लिए पढ़ाना वो थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चे की रुचियां, इंटरेस्ट और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीके में ऐसी चीजें जोड़ते रहते हैं जिससे पढ़ाना आसान हो जाए, सरलता लगे, ठीक है, मजेदार लगे और रोचक हो बने। इसका मकसद यह है कि बच्चे पढ़ाई में एक्टिव यानी सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त कर सके। समझ में आया बच्चों, थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण के सिद्धांत। मतलब टीचर है और बच्चा है, ठीक है। अब टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाए जिससे बच्चे की उसमें रुचि आए, उसको समझ में आए आसानी से। अब जो जो चीजों का उसमें इस्तेमाल करेगा, जो तरीके को इस्तेमाल करेगा, वही आपका क्या है, शिक्षण के सिद्धांत है। किस लिए होता है, क्योंकि सरल बनाने के लिए, आसान करने के लिए, रोचक बनाने के लिए, उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए और उसको बच्चे को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। शिक्षण के काम के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों में बच्चों की रुचि यानी इंटरेस्ट और अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें पढ़ाने का तरीका और मजेदार और असरदार हो जाता है, ठीक है। इससे पढ़ाने का तरीका भी मजेदार हो जाता है और असरदार यानी इफेक्टिव हो जाता है। असरदार मतलब कि हमने पढ़ाया और आपको समझ में आ गया तो वो असरदार है। अब दवा आपकी असरदार होती है, कुछ दवा आपकी असरदार नहीं होती, कुछ लोगों पे वो दवा काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका होगा असरदार और मजेदार। आजकल शिक्षण का काम एक व्यवसाय जैसा हो गया, ठीक है। आजकल शिक्षण क्या, पहले के जमाने में शिक्षण को अच्छा माना जाता था, आज के जमाने में अब उसको प्रोफेसर बना दिया गया केवल पैसे के लिए, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये था आपका शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि डिफिनेशंस क्या होती हैं शिक्षण के सिद्धांत की, जो कुछ महान लोगों ने बोला था। तो शिक्षण के सिद्धांत की परिभाषा है, ठीक है, बीएफ स्किनर थे। बीएफ स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या बोला, शिक्षण सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी विषय या काम के बारे में बहुत ही व्यवस्थित, सही तरीके से जमाया हुआ यानी वेल ऑर्गेनाइज और एक निश्चित क्रम यानी डेफिनेट ऑर्डर में विचारों को इस तरह से रखना कि वह काम आप सबको साफ साफ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम अपने पढ़ाने के तरीके में हर चीज अपना सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, ठीक है, और निश्चित हर ऑर्डर में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट चैप्टर पहले पढ़ा दिए फिर फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ा दिए आपको, है। तो ये डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, हर तरीके के ऑर्डर ABCD पढ़ाएंगे तभी जाकर के हम आपको एप्पल पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एप्पल पढ़ा दिए फिर उसके बाद से ABCD पढ़ा, ठीक है। तो हर चीज निश्चित क्रम में विचारों को इस तरह से रखना कि वह काम सबका साफ साफ समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको वो सब चीज समझ में आ जाए, यानी इनका कहने का क्या मतलब था, तो पढ़ाने के तरीकों को इतना अच्छा बनाना कि सबको सब कुछ साफ साफ दिखे, ठीक है। इतना आसान बना देना, इतना अच्छा बना देना कि सब कुछ साफ साफ दिख जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। क्या है, शिक्षण कला भी है यानी आर्ट्स भी है और विज्ञान यानी साइंस भी है, ठीक है। शिक्षण क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों। इसलिए शिक्षण के सिद्धांत भी बड़े बड़े दार्शनिकों यानी फिलोसोफर्स और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिस्ट की कोशिशों से बने हैं, ठीक है। तो कई सारे जो शिक्षण के सिद्धांत है तो फिलोसोफर्स लोगों ने भी बनाए हैं और वैज्ञानिक लोग ने भी बनाया है, ठीक है। एक थे भैया रोज के अनुसार क्या था, शिक्षण सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि टीचर का कैसा व्यवहार करना चाहिए, टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का उनका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं और वो वैसा व्यवहार जो वो कर रहे हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, उस व्यवहार का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजों को हम जानते हैं रोज के अनुसार, ठीक है। तो शिक्षण सिद्धांत हमें यह भी बताते हैं कि पढ़ाना, शिक्षण और टीचर के व्यवहार यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल TL8 पाठशाला को ज्वाइन कर लें। हम बता देते हैं हमारा जो नोट्स है इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। आप हमारे नोट से पढ़ेंगे, हमारी क्लासेस से पढ़ेंगे, आपको 50 में 50 आपको मिलेगा। कभी आउट ऑफ द बॉक्स अगर एक दो क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप मान लो कि 45 से लेकर के 45 तो आपका कन्फर्म ही है, ठीक है। बाकी 45 से 47 या 50 तक आपका मान लो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है और सिलेबस से बाहर, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं वो भी कवर ही करवा देता हूँ।
ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षण सिद्धांत के आधार यानी बेसिस ऑफ टीचिंग स्टोरी। ठीक है, तब हम आधार देखते हैं क्या बेसिस होते हैं शिक्षण सिद्धांत के। तो शिक्षण सिद्धांत इन बातों पर टिके होते हैं। किन बातों पे? शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। क्या? शिक्षण कला है और विज्ञान दोनों है, यानी आर्ट और साइंस दोनों है। जैसा हमने देखा, टीचर का पढ़ाना एक कला है भी है, और उन नियमों को उन नियमों से समझाना विज्ञान है। ठीक है, तो टीचर को पढ़ाना कला होता है और उस नियमों से समझाना विज्ञान होता है। ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों से टीचर के व्यवहार में सुधार और बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों से क्या होता है? टीचर के व्यवहार, टीचर का जो बिहेवियर है उसको सुधारा जा सकता है और उसमें बदलाव लाया जा सकता है, चेंजेस लाया जा सकता है। ये सिद्धांत टीचर को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, जी हाँ बच्चों, तो सिद्धांत आपके जो है ये सिद्धांत टीचर को और बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं? टीचर का व्यवहार यानी बिहेवियर और उसका बदलाव लाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं और उसके टीचर के और बेहतर बनाते हैं। सीखने के लिए माहौल यानी परिस्थितियां मुख्य आधार प्रदान करती है। क्या करती है? मुख्य आधार प्रदान करती है यानी बेसिस प्रदान करती है। बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए सही माहौल बहुत जरूरी है। तो क्या आधार आपका है कि आपका जो माहौल जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर माहौल अच्छा होगा तभी पढ़ाई आपकी बच्चे की हो सकती है, शिक्षण हो सकता है अच्छे से। ठीक है, तो शिक्षण के पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस में शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु जो है उसकी सिलेबस जो है उसमें शिक्षण सिद्धांतों का होना चाहिए। जो हम पढ़ाते हैं उनमें सिखाने के सिद्धांत शामिल होने चाहिए। ठीक है, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन यानी इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है या अपने आप में एक अलग और खास विषय है। समझे बच्चों? तो ये था आपका शिक्षण सिद्धांत के आधार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। याद क्या करना, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको याद ही नहीं करना, आपको बस समझना है। इतना अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो शिक्षण सिद्धांत इन बातों पर टिका होता है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, साइंस और आर्ट दोनों है। टीचर का पढ़ाना एक आपका आर्ट्स है यानी कला है, और नियमों से समझाना वो विज्ञान आपका करता है, साइंस। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत से टीचर के व्यवहार को में सुधार और बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत टीचर को और बेहतर बनाता है, इंप्रूव करता है। सीखने के लिए माहौल, परिस्थितियां, सिचुएशन मुख्य आधार प्रदान करती है। बच्चों को अच्छे से सीखने के लिए सही माहौल की जरूरत पड़ती है। शिक्षण में पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांत का होना जरूरी है, और शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है। ठीक है, अपने आप में ही अलग है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत यानी फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कुछ जरूरी शिक्षण सिद्धांत बनाए गए हैं। कौन कौन से? अच्छी शिक्षा देने के लिए पहला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ एक्टिविटी। क्या होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है? एक्टिविटी है। ठीक है, इसका मतलब बच्चे से एक्टिविटी कराया जाता है। एक्टिविटी कराया जाता है मतलब करके सिखाया जाता है, उसको बोला जाता है करो, और फिर कर करके जो सीखता है मतलब अपने से सीखता है, तो वो और अच्छा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इस सिद्धांत को स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, किसको? कौन से सिद्धांत को? थ्योरी बाय एक्टिविटी को यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत को। ठीक है, सीखने की पूरी प्रक्रिया में बच्चे का सक्रिय यानी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बच्चा एक्टिव रहेगा तभी सीखेगा है। जब तक बच्चे ने खुद से सीखने की सच्ची इच्छा नहीं होगी तब तक उसे सीखना मुश्किल है। ठीक है, बच्चे को जब तक खुद से इच्छा नहीं होगी सीखने की तब तक उससे सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा जितनी ज्यादा रुचि सीखने में लेगा उतनी जल्दी सीख जाएगा, और सीखते समय बहुत सारी गलतियां होगी लेकिन गलतियों को सुधार कर ही काम सीखा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण जैसे साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाने में इंसान पहले सीखता नहीं, उसको थ्योरी से नहीं सीखता है कि साइकिल में कैसे चलाया जाता है। 2 पहिया होता है तो दोनों पहियों को हम इतना फोर्स लगाते हैं, तो इतना एक पहिए पे हम इतना फोर्स लगाते हैं। ये सब थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, इसमें करके इंसान सीखता है। करके कैसे सीखता है? वो चलाता है, उसको चलवाने के लिए बोला जाता है, वो चलाता है, गिरता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, फिर धीरे 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 वो चलाने लगता है। पीछे से पकड़े रहते हैं उसके मम्मी पापा लोग, फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा छोड़ भी देते हैं तो भी वो चलाने लगता है। तो वो कर करके धीरे धीरे सीख रहा अपने आप से। ठीक है, कार चलाना हो गया, खेल खेलना हो गया, जब तक खुद नहीं करते तब तक नहीं सीख सकते हैं। तो ये सब खुद से ही करना पड़ता है। ठीक है, खुद से करते हैं, खुद से फेल होते हैं, फिर सीखते हैं धीरे धीरे। तो यही होता है आपका करके सीखना है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, और सबसे अगर रुचि है उस बच्चे को उस चीज में है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है उस चीजों में। ठीक है, फोरबेल के अनुसार बच्चे कार्य करके ही सीखते हैं। फोरबेल के अनुसार क्या? बच्चे जो कार्य करके ही सीखते हैं। क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। स्थायी यानी परमानेंट सीखना होता है। ठीक है, अगर करके वो सीख रहे हैं तो वो चीज आपका परमानेंट है,
परमानेंट सीख रहे हैं, वो भूलेंगे नहीं। यानी करके सीखने से सीखी हुई चीज हमेशा याद रहती है, ठीक है। अब जो साइकिल चलाने वाली चीजें आपने बचपन में अगर आप सीखे होगे खुद से, तो आज भी बुढ़ापे में भी आप थोड़ा बहुत, आप एक बार में आप लड़खड़ा जाओगे, लेकिन बाद में फिर आप अपने आप कवर कर लोगे उसको, क्योंकि आपने सीखी हुई चीज। आप साइकिल चला लेते हो तो कार भी चला लोगे धीरे धीरे, बाइक भी चला लोगे, तो ये सब सीखने से आता है, ठीक है। अब आते हैं रुचि का सिद्धांत। दूसरा होता है आपका रुचि का सिद्धांत, यानी चोरीज ऑफ इंटरेस्ट। ये वही चीज है कि अगर बच्चे का मैथ्स में लगन है, गणित उसको पसंद आता है, तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा हर चीज। अगर उस बच्चे का मन ही नहीं लगता गणित में, वो लगता है कि भाई वो सब बोझ बन गया उसको, तो उसको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, रुचि का सिद्धांत, ठीक है। बच्चे अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट के काम को ज्यादा मन लगाकर करते हैं, उसे जल्दी सीख भी सकते हैं, ठीक है। अब रुचि रहेगी तो जल्दी सीख जाएंगे, रुचि नहीं रहेगी तो फिर लात मारोगे, कितना मारोगे तो भी नहीं सीखेगा वो बच्चा, ठीक है। करते करते तो पास होगा। अगर किसी काम को करने में रुचि नहीं है तो वह काम अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। बिना मन के कोई भी चीज नहीं हो सकता है। हर चीज आपकी मन से होती है, जैसे खाना बनाना भी हो गया, जैसे पढ़ाई हो गया, हर चीज में आपको मन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सच्चे मन से आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलती है, ठीक है। उदाहरण, अगर तुम्हें गणित या विज्ञान विषय में रुचि है तो तुम उसे ज्यादा मन से लगा कर पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आया। तीसरा आपका आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, अगर मोटिवेशन की कमी है आपके जीवन में, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, या आपको कोई लक्ष्य नहीं है, जैसे लोगों का लक्ष्य होता है ना कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, या मुझे, जैसे आप लोगों का होगा तो मुझे डीएलएड में अच्छा नंबर लाना है, और मुझे टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है ना, और ये सारी चीजें निकालनी है, और मुझे क्या बोलते हैं, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, ठीक। तो आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को देख करके आप मोटिवेट होगे, आप में प्रेरणा आएगी। अगर वो लक्ष्य नहीं रहेगा या आपके लक्ष्य की कमी रहेगी, तो आपको सीखने की जो गति रहेगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और एक समय होगा जो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन किसी व्यक्ति की वह अंदरूनी शक्ति यानी इंटरनल पावर है, जो उसमें ऐसी सक्रियता यानी कि एक्टिविटी पैदा करती है, जो अपने लक्ष्य या गोल पाने पर चलती रहती है, ठीक है। तो प्रेरणा किसी व्यक्ति की वह अंदरूनी शक्ति यानी इंटरनल पावर है, जो उसमें एक सक्रियता यानी एक्टिविटी पैदा करती है, यानी एक्टिव बनाता है इंसान को, ठीक है। जो अपने लक्ष्य, और वो बंदा, फिर वो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को पाने तक चलती रहती है, ठीक है। जब बच्चे प्रेरित यानी मोटिवेटेड होते हैं तो वे खुद से काम करने की में रुचि लेने लगते हैं, ठीक है। मोटिवेट रहते हैं तो खुद से सब कुछ करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने संदीप महेश्वरी का 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, तो आप देखो 1 दिन 2 दिन आप मोटिवेटेड रहोगे, फिर तीसरे दिन आप फिर धीरे धीरे ढीले पड़ते जाओगे, तो आप फिर से आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको मोटिवेशन पंप करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोगों के पास पहले से मोटिवेशन रहता है, वो देखते हैं, वो अपना उनका सपना वही उनको मोटिवेशन होता है, वो इंटरनल पावर होती है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। अगर वो सपना देखते हैं कि हम ऐसे सक्सेसफुल होंगे, तो वो उनका इंटरनल मोटिवेशन है। कुछ लोग का एक्सटर्नल होता है, बाहरी मोटिवेशन, जैसे आपका जो मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं, संदीप महेश्वरी, आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये आपका एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो बच्चे को प्रेरित करने में टीचर और माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, किसी महापुरुष से प्रेरणा लेना, अपनी गलतियों से सीख कर और मेहनत करना, और कम नंबर आने पर और ज्यादा पढ़ाई पर पक्का इरादा करना या दृढ़ संकल्प करना, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका मोटिवेशन है, ठीक है। केली महोदय के अनुसार इन्होंने क्या बोला था, शिक्षण में प्रेरणा किसी ना किसी रूप में हमेशा मौजूद होती है। तो शिक्षण यानी टीचिंग में, ठीक है, टीचिंग करवाने में, बच्चों को पढ़ाने में हमेशा कोई ना कोई आपका प्रेरणा हमेशा रहती है, मोटिवेशन रहती है। अब प्रेरणा के प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रेरणा के हमने बताया, जैसे आंतरिक होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रेरणा के कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आइए देखते हैं मेथड्स, नहीं सॉरी टाइप्स नहीं है, टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे। प्रेरणा के तरीके हम देखते हैं, मेथड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मेथड ऑफ मोटिवेशन में तरीके में आपका आता है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है, शाबाश, शाब्दिक यानी शब्द का इस्तेमाल करें, शाबाश आपने बोला किसी को, ठीक है, शाबाश बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उत्तम, बहुत उत्तम, तालियां बजा दी, तो उससे मोटिवेट हुआ बच्चा, मजा आ गया उसको, है। ऐसा होता है ना, मम्मी रिश्तेदार लोग आते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं चलो पोएम सुनाओ, डांस करके सुनाओ, और फिर उसके बाद से तालियां वगैरह बजती है, शाबाशी करते हैं, ठीक है, पैसे वगैरह देते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आगे जाकर के उसमें रुचि थोड़ी बहुत होने लगती है। अशाब्दिक में यानी नॉन वर्बल, जैसे इनाम दे दिया, ठीक है, इनाम दे दिया, अगर आपको कोई रिवार्ड दे दिया गया, या फिर कभी कभी डांटा जाए, डांटना भी आपका मोटिवेशन ही है, लेकिन ये निगेटिव नकारात्मक मोटिवेशन है, डांट लगाना, पनिशमेंट लगाना, हालांकि दंड अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके मेथड से यानी
तरीके थे आपके प्रेरणा के, शाब्दिक और अशाब्दिक। समझ में आया बच्चों? चौथा आपका होता है प्रिंसिपल, आपका क्या होता है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम्स। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए एक मकसद, ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। ठीक है, हर काम करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। ऐसे ही हर पार्ट यानी हर लेसन का भी कोई उद्देश्य जरूरी होता है। ठीक है, हर लेसन का, हर पार्ट का कोई ना कोई उद्देश्य जरूरी होता है। अगर टीचर को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं पता होगा तो पढ़ाना कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें उद्देश्य ही नहीं पता कि आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो हम आपको कभी पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर किसी पाठ, शिक्षण या काम का उद्देश्य निश्चित होता है तो वह आसान यानी सरल, सुगम, मजेदार, इंटरेस्टिंग और साफ होता है। ठीक है, तो अगर किसी पाठ, शिक्षण या काम का उद्देश्य निश्चित होता है, निश्चित यानी फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है, तो वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उद्देश्य उसका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। समझे? पांचवा आता है आपका जीवन से संबंध स्थापन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग विथ लाइफ। ठीक है, यानी कि आप जो भी चीज सीखते हैं अपने जीवन से उसको रिलेट कर करके सीखते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ करके सीखते हैं, तो वो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग विथ लाइफ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में यह आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में NCF 2005। ठीक है, आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में NCF 2005 में यह बात कही गई है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए। क्या करना है? शिक्षा को जीवन के कामों से जोड़ना चाहिए। बच्चों को स्कूल या घर में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके भविष्य में जीवन जीने में काम आए। क्या हो? जीवन जीने में उसको काम आए। ऐसा ना हो कि क्योंकि वो किताबी नॉलेज है, उसको उस तरीके का नॉलेज दे जो उसको आगे जीवन में काम आए, वो चीज वो कर सके। ठीक है, उदाहरण जैसे गणित का ज्ञान जो हिसाब किताब में काम आता है ना। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान जो समाज में रहने में मदद करता है। खेल का ज्ञान जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन जो शारीरिक विकास और टीम वर्क सिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज ऐसे तरीके से सिखाएं, ऐसा चीजें सिखाएं जो आपका भविष्य में काम आए। ठीक है, उसके जीवन में काम आए, उपयोग हो। तो ये आपका क्या था? जीवन से संबंध स्थापन का सिद्धांत। समझ आया बच्चों? और कितना बचा हुआ है? चलो 3-4 स्लाइड बची हुई है, ज्यादा नहीं है। मस्त मजा आ रहा है हम लोग को पढ़ाते हुए। आप लोगों को भी मजा आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड मुझे दे दें, हम लैपटॉप। ठीक है बच्चों, तो हाँ लैपटॉप चार्ज में लग गया है, कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को पढ़ाएंगे हम अच्छे से और लास्ट तक पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और काफी टाइम रहेगा तब तक हम लोग फिनिश कर देंगे। 1 महीने पहले ही हम लोग सिलेबस आपका फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इससे पहले हो गया ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति। ठीक है, एक करके। ठीक है, तो सभी बच्चे को में अपनी अपनी आयु के अनुसार रुचियां, सब में अलग अलग रुचियां होती हैं, उनकी योग्यता होती है आयु के हिसाब से। ठीक है, सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो टीचर को पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चा आपका एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उसके सोचने के तरीके होते हैं अलग। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा ये सोच इसका आंसर दे पा रहा है तो अगला बच्चा भी उसका सही आंसर दे पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे टीचर को समझना चाहिए और उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका नियोजन का सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ प्लानिंग, नियोजन करना। ठीक है, किसी भी काम या शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उसे योजना बनाकर, प्लान बनाकर किया जाए। ठीक है, अब देखो मैं जो करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बकायदा प्लान बना करके अपना चलता हूँ कि मुझे ये इतना सिलेबस है, मुझे ये सिलेबस कवर करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये कितना कवर करना है, थर्ड सेमेस्टर का हमको ये कवर करना है, एग्जाम से हमको इतने समय से पहले करना है और हमको सबसे अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। सारी चीजें फ्री में रहेगी, नोट्स भी हमें सबको देना है, हैंड रिटन नोट्स भी हमको देना है, PPT भी हमको देनी है, हर चीज आपको देनी है। तो ये सारी चीजें हम प्लान करके चलते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम या शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है कि आप योजना बना करके उसको कीजिए, क्योंकि योजना बनाकर और ठीक से किया गया काम जल्दी पूरा होता है। ठीक है, बिना योजना के काम अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, व्यवस्थित नहीं होता और उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, टीचर को क्लास में कोई भी विषय पढ़ाने से पहले उसे कैसे समझाना है,
और क्या क्या पढ़ाना है इसकी योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। ठीक है, लेसन प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें अलग पहले ही बना लेनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, ये सारी योजना बनानी चाहिए। अब जैसे आपकी इंटर्नशिप होती है हर सेमेस्टर, ठीक है, हर सेमेस्टर आपकी इंटर्नशिप होगी 1 महीने की। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपको गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा 1 महीने, वहां पे आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, इंटर्नशिप फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। 8वां आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 8वां है ये। ठीक है, पाठ्य सामग्री केंद्र चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ। ठीक है बच्चों, तो 8वां हम लोग पढ़ रहे थे पाठ्य सामग्री केंद्र चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें पाठ्य सामग्री यानी पाठ्य सामग्री क्या होता है, स्टडी मटेरियल, मतलब हम कोई भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, पाठ्य सामग्री उसी को कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका चौक, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें और भी सारी चीजें, खिलौने वगैरह। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास नोट्स होना चाहिए प्रॉपर, हैं, पेन वगैरह होने चाहिए। ये सारे आपके क्या है, पाठ्य सामग्री के एक तरीके के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टीचर को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य सामग्री यानी स्टडी मटेरियल बच्चे के अनुकूल हो, यानी उनके अनुसार हो। साथ ही अलग अलग बौद्धिक स्तर यानी इंटेलेक्चुअल लेवल के बच्चों को भी ध्यान में रखने चाहिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके। समझ गए बच्चों, ये सारे प्रिंसिपल्स मेन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, जिसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा के तरीके हमने पढ़े, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, और फिर हमने पढ़ा जीवन से संबंध स्थापन का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, हर बच्चा अलग होता है, नियोजन का सिद्धांत, और पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? समझ में आया तो लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, कमेंट्स करो दबा करके। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग शिक्षण के सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के सूत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं क्या क्या सूत्र होते हैं। यह शिक्षण के कुछ और खास तरीके हैं जो टीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, टीचर बच्चे को समझाने के लिए कुछ, तो टीचर शिक्षा में कुछ खास तरीके हैं जो टीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी नोन टू अननोन। ठीक है, अब जैसे टीचर पढ़ाता है तो पहले क्या करेगा, नोन, जो चीजें आपको पहले से सीखी हुई है वहां से स्टार्ट करेगा क्लास। ठीक है, और फिर उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले क्लास स्टार्ट करता हूँ, पहले रिवीजन कराता हूँ। रिवीजन क्यों कराता हूँ कि पहला वाला पार्ट को मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेता हूँ, आपको रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे क्या हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर मानी नोन टू अननोन। ठीक है, तो पहले वो पढ़ाओ जो बच्चा जानते हैं, फिर उनसे जुड़ी नई बातें बताओ। ठीक है, ये आपका क्या हो, ज्ञात से अज्ञात। क्या होता है, पहले वो पढ़ाया जाए जो बच्चा जानता है। जैसे ABCD आपने पढ़ा दिया तो ABCD आपने पढ़ाया, फिर उसके बाद से आप A फॉर एप्पल बता देंगे, फिर धीरे धीरे A फॉर एप्पल के बाद A फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं, A से APPLE। ठीक है, तो ये आपका नोन टू अननोन हो गया सारे। पहले वो पढ़ाओ जो बच्चे जानते हैं, फिर उनसे जुड़ी नई बातें को समझाओ। ठीक है, सरल से कठिन। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज है, कोई भी कठिन चीज है तो उसको पहले कठिन ही चीज मत समझाओ, पहले कोई छोटा चीज एग्जाम्पल समझाओ जो छोटा सिंपल हो। ठीक है, आसान चीजें समझाओ, फिर धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो पहले आसान बातें सिखाओ, फिर धीरे धीरे मुश्किल बातों पे जाओ। ठीक है, धीरे धीरे मुश्किल बातों की तरफ बढ़ जाओ। तीसरा आता है मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। अब देखो कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, देखो पहले वो चीजें दिखाओ जिन्हें बच्चा छू सकता है। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट या नहीं छू सकता है, देख सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई चीज छू नहीं सकता। अमूर्त यानी कोई चीज छू नहीं सकता, उसको केवल महसूस कर सकता है। ठीक है, जैसे आपका हवा हो गया, हवा को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसको महसूस किया जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कंक्रीट बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाओ, तो पहले वो चीजें दिखाओ जिन्हें बच्चा छू सकता है या देख सकता है, जैसे खिलौना। फिर उन बातों को समझाओ जिन्हें सिर्फ सोचा जा सकता है, जैसे भावनाएं। ठीक है, फीलिंग्स, ये सारी आपकी क्या एब्स्ट्रैक्ट है, समझे। चौथा आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या, पर्टिकुलर, विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर से जनरल की ओर। मतलब पहले कुछ खास उदाहरण दो, पहले एक एग्जांपल दो कुछ जो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल हो, फिर धीरे धीरे उसको सामान्य यानी जनरल में। खास उदाहरण दो, पहले एक एग्जांपल दो कुछ जो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल हो, फिर धीरे धीरे उसको सामान्य यानी जनरल में ले आओ, फिर उनसे एक सामान्य नियम बदलाओ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पांचवा आता है पूर्ण से अंश की ओर यानी होल टू पार्ट। पहले पूरी बात बता दो, फिर उसके छोटे छोटे हिस्से समझाओ। ठीक है, पहले पूरी बात समझा दो, उसके धीरे धीरे फिर उसके छोटे छोटे हिस्से समझाओ। तो यही आपका होल टू पूर्ण से अंश तक है। ठीक है बच्चों, कल हम लोग और पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ठीक है,
और चीजें सीखेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। चलो अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन हम देख लेते हैं परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स यानी ब्रीफ नोट्स फॉर एग्जाम। ठीक है, ये सब क्या है, ये अगर आप लास्ट में जैसे 5 मिनट होता है ना, तो 5 मिनट में आपने पढ़ने के लिए ये चीजें होती हैं। तो शिक्षक के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग में अर्थ क्या है, पढ़ाने के तरीके जो शिक्षा को सरल सरस रोचक बनाते हैं ताकि बच्चे सक्रिय यानी एक्टिव होकर ज्ञान प्राप्त करें। स्किनर के अनुसार किसी विषय की व्यवस्थित सुसंगठित यानी ऑर्गेनाइज और निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना आपका क्या है, आपका शिक्षण के सिद्धांत है। कला और विज्ञान दोनों है ये, साइंस और आर्ट्स। रोज के अनुसार शिक्षक कैसा व्यवहार करें, क्यों करें और उनका प्रभाव क्या होता है बच्चों पे, ये सारी चीजें। शिक्षण सिद्धांत के आधार हमने देखे शिक्षण कला और विज्ञान है, शिक्षक व्यवहार में सुधार, सीखने की परिस्थिति मुख्य आधार है, पाठ्य वस्तु में सिद्धांत का होना और स्वतंत्र अनुशासन। ठीक है, फिर आता है शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। इसमें क्या आता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी करके सीखना, बच्चा सक्रिय रहे, रुचि से सिद्धांत यानी रुचि से काम जल्दी सीखता है, प्रेरणा का सिद्धांत यानी आंतरिक शक्ति जो लक्ष्य प्राप्ति तक चलाए, और अध्यापक माता पिता का योगदान इसमें होता है, कीली ने कहा था। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यानी हर पाठ हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित का सिद्धांत यानी शिक्षा को जीवन से जोड़ना, एनसीएफ 2005। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत यानी बच्चे की रुचियां योग्यता और अभिवृत्तियां अलग अलग होती हैं, हर बच्चा अलग होता है। नियोजन का सिद्धांत यानी योजना बना करके कार्य करना। पाठ सामग्री केंद्र चयन का सिद्धांत यानी बच्चे के अनुकूल और बौद्धिक स्तर के अनुसार सामग्री चुनना, समझे। फिर हमने पढ़ा शिक्षा के सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसमें हमने पढ़ा ज्ञात से अज्ञात तक, इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना। सरल से कठिन की ओर, मूल से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और पूर्ण से अर्थ की ओर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों ये था आपकी क्लास। आशा करता हूँ आज क्लास आपको पसंद आई होगी। शिक्षण अधिगम की आधे घंटे की क्लास होगी लगभग। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें, अपने कॉलेज के बच्चों के साथ भी शेयर किया करें, चैनल को सपोर्ट करें ऐसे ही। और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। हमारा इंस्टाग्राम भी आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी पे हम लोग को आ जाइए आप लोग। वहां पे अगर आप हमसे कोई भी चीज पूछते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स कर देंगे। आप फॉलो कर लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, क्या है हमारी आईडी DP.पाठशाला। ठीक है, DP.पाठशाला। आप जो नोट्स देखते हैं यहाँ पे देखिए DP लिखा हुआ है, DP यानी DP पाठशाला। ठीक है, तो DP.पाठशाला इसको फॉलो कर लिए। यहाँ पे आपने हर चीज आपको मिलता रहेगा अपडेट। कोई भी क्वेश्चन आ गए तो इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।